औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट हसन रजा, हसन फॉर एचआर। आज फिर एक नए शो, एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी हमेशा से कोशिश है कि मैं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लेकर आऊं और इस कोशिश को कंटिन्यू करते हुए मैं बहुत सारे जो टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, उनके इंटरव्यूज कर रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक रिगार्डिंग माय शो, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी विल बी हैविंग अ वंडरफुल गेस्ट। आई एम टेलिंग यू कि आज अगर आप ये सेशन जो है वो अटेंड कर लें तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज द बेस्ट करियर फॉर मी, स्पेशली फॉर दोस्त कि जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग जो है देखें कि हम किस करियर में जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ वन ऑफ द सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल। इनकी सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प और बहुत सारे लोगों को ये चाहते हैं कि इनकी मदद करें और उनको रास्ता दिखाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज के जो गेस्ट हैं इनका नाम है काशिफ जावेद। काशिफ जावेद इज बेसिकली वर्किंग एज हेड ऑफ एचआर एट शरीफ ग्रुप। Kashif is having 17 years of working experience in the field of human resource management. He has worked almost for every sector. But अगर बड़े बड़े इदारों की बात करें तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, हाईमोन फार्मास्यूटिकल और लकी सीमेंट और शरीफ ग्रुप और बहुत सारे इदारों के साथ एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं और करियर कोच भी हैं, लाइफ कोच भी हैं और लोगों की जिंदगियों में वैल्यू भी ऐड करते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई नो कि ये जो 30 मिनट हैं ये बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ एंड वेलकम टू माय शो हसन फॉर एचआर। वालेकुम अस्सलाम हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आई एम हम्बल, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी कुछ कह दिया जो कि शायद सुनने वालों को लगेगा कि आज कोई बहुत ज़्यादा उनको हैवी कोई लोड आने लगा है, कोई हैवी डोज आने लगी है, बट मैं कोशिश करूँगा कि हम एक लाइटर मोड में इसको लेके चलें और जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि मुझे आपने कहा था कि आपकी ज़्यादा ऑडियंस जो है उसमें यूथ होती है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि उनको हम खास तौर पे जो मैसेजेस हम कन्वे कर सकते हैं वो ज़रूर दिए जाए। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा काशिफ, जैसे कि मेरे शो का फॉर्मेट ये है कि हम टॉपिक पे तो डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट होते हैं हम उनसे उनकी स्ट्रगल और उनकी सक्सेस स्टोरीज जो वो जरूर शेयर करते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर करियर, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस्ड? Okay, thank you Hassan. Before coming to my career, I would like to tell you कि मुझे एजुकेशन के दौरान और उसके मैं वहाँ से लेके चलना चाहूँगा और आपको एक स्टोरी की फॉर्म में मैं सुनाना चाहूँगा, स्पेशली जो ऑडियंस है हमारी उनको भी, ताकि उनको पता लगे कि हम लोग जो इस लेवल पे या सक्सेसफुल आप जिनको लोग समझते हैं कि ये लोग सक्सेसफुल हैं, वो उन्हीं की तरह के माहौल से आए होते हैं, उन्हीं की तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, उन्हीं की तरह के इन्वायरमेंट में पल बढ़ के आए होते हैं और उसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं जो अब उन्होंने फेस करने होते हैं। मेरा जो हाई स्कूल और जो एफएससी है वो मैंने एबटाबाद से किया, जहाँ पे आर्मी बर्नहॉल कॉलेज, मैंने वहाँ पे पहले मैट्रिकुलेशन की। जब मैंने मैट्रिकुलेशन की तो वहाँ पे मेरे लकीली कुछ दुआएं थी पेरेंट्स की, कुछ शायद थोड़ी बहुत मैंने भी मेहनत कर ली होगी, अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि मैंने कोई 80% के करीब स्कोर कर लिया। 80% स्कोर करने की वजह से हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। कुछ मुझे ये लगा कि मेरा मकसद जो था वो पूरा हो गया, तो जो फोकस था वो मेरा थोड़ा सा स्टडीज से हटना शुरू हो गया और मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर और बाकी वैसे एक्टिविटीज़ में फोकस मेरा हटता गया। तो वहाँ पे जब मैं एफएससी में आया तो एफएससी में समहाउ मेरे मार्क्स जो हैं वो थोड़े कम आए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि
बल्कि सेकंड ईयर में जब मैं एफएससी के सेकंड ईयर में था तो मैं प्री मेडिकल मैंने चूज़ की थी बिकॉज़ मेरा ड्रीम ये था कि मैंने एक डॉक्टर बनना है और मेरी फैमिली में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट जब मैंने अपने मार्क्स देखने शुरू किए उसके बाद खैर मैं प्रीफेक्ट बन गया सेकंड ईयर में, तो फिर मेरा फोकस स्टडी से और ज़्यादा हट गया और मुझे ये लगा कि बस मेरा जो लाइफ का मकसद था शायद ये पूरा हो गया और डॉक्टर तो मैं बन ही जाऊँगा किसी तरह से। तो एफएससी में मेरे मार्क्स काफ़ी लो थे। जब एफएससी का रिजल्ट आया तो देन आई रियलाइज्ड कि यार व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन, आई हैव मेड, और अब मेरे लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना तो इजी जॉब नहीं है। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि अच्छा अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है, बिकॉज प्री मेडिकल बैकग्राउंड के साथ जब मैंने दिखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ओके ऑल दोज फील्ड जिनमें सबसे ज़्यादा उस वक्त जो बूमिंग फील्ड थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1999, सो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा टॉप पे फील्ड थी दैट वाज आईटी। आईटी का एक बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था। आईटी की जितनी डिग्रीज थी, बीसीएस या इस तरह की जितनी क्वालिफिकेशंस थी, उन सब में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट थी और मेरा क्योंकि बैकग्राउंड प्री मेडिकल का था सो आई वाज स्टक कि अब मैं करूँ तो करूँ। देन एक बैरियर यूनिवर्सिटी में एक बीबीए का एक कोर्स आया जिसमें स्पेशलाइजेशन उन्होंने आईटी में ऑफर की। सो उसी पैशन को लेते हुए कि नहीं यार अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था वैसे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका और मुझे ये लगा कि शायद मैं तो आराम से मुझे बन जाना चाहिए था और मुझे लगा कि शायद हालात ने मुझे बनने नहीं दिया, हालांकि वो कम्प्लीटली मिस्टेक मेरी अपनी थी। बट फिर मैंने बीबीए में अप्लाई किया, बीबीए के एडमिशन में, और नॉन सीरियसनेस जो हम लोग अक्सर अपने यूथ में कहते हैं, मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ। नॉन सीरियसनेस इतनी थी कि 2-3 दिन पहले हम लोग कुछ कॉलेज के दोस्त इकट्ठे थे एक चाय के मौके पे, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और वी वर लॉफिंग अबाउट इट। मैं उनको रिमाइंड करा रहा था कि जब एडमिशन होना था तो मैंने उस दोस्त को फ़ोन किया। उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। तो उसको मैंने फ़ोन किया कि इस तरह बैरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं, तो वो ऑलरेडी बीसीएस में वहाँ पे था। तो उसने कहा बिल्कुल स्टार्ट है। मैंने कहा तो वो फॉर्म वगैरह कलेक्ट कर लो। उसने जाके फॉर्म कलेक्ट करके नेक्स्ट डे मुझे कॉल की कि मैंने फॉर्म कलेक्ट कर लिया। तो मैं उसी तरह से लाउबालीपन, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा फॉर्म ले लिया तो फिल कर दो, मुझे क्या बता रहे। और मेरा फॉर्म फिल भी उसने किया। जब फिल कर लिया तो देन ही कॉल्ड मी अगेन कि वो फॉर्म जमा कराने, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स और वो सारा कुछ है। तो वो फॉर्म जमा कराने में गया। उसके बाद जब एंट्रेंस टेस्ट था तो उसने पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच शुरू था। तो मेरे भाई ने मुझे लेके जाना था क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करता था उन दिनों में। तो भाई ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैच देख के जाएंगे, मैच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उस वक्त प्रायोरिटीज़ का क्योंकि अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ आपने सेट कैसे करनी। खैर मैच देखने के बाद मैं गया और वहाँ पे जाके मैंने यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया। खैर एक लॉन्ग स्टोरी की, उसमें शॉर्ट लिस्ट हुआ, मेरिट लिस्ट में मेरा सेकंड नाम आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक फनी इंसिडेंट बता दूँ। मेरे फादर जो है उन दिनों में पोस्टेड थे कराची में। तो मेरे दोस्त ने घर पे कॉल की अगेन लैंडलाइन पे, तो मैं घर पे नहीं था। तो मेरी मदर को उसने बताया कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया। तो माई मदर वॉज एक्साइटेड। उन्होंने उससे पूछा तो कि वाकई सही कह रहे हो? तो उसने कहा उसका तो सेकेंड नंबर है मेरिट लिस्ट पे। तो माई मदर वॉज वेरी हैप्पी। रात को अब्बू की कॉल आई कराची से। उन दिनों में वो कॉल्स भी महंगी होती थी तो वो रात को कॉल अक्सर करते थे। तो रात को कॉल आई तो उन्होंने उनको बताया कि इस तरह मेरिट लिस्ट तो उसका तो सेकंड नंबर आया। तो माय फादर्स फर्स्ट रिएक्शन वाज दो ही लोग तो नहीं थे। सो दैट वाज द कॉन्फिडेंस जो उस जमाने में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑल्दो दे न्यू कि आई कुड डू वेल इन एजुकेशन, बट जो मैंने एफएससी में ब्लंडर्स किए, जो मैंने मेरी अपनी मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी शटर हुआ। खैर आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे जीपीए के साथ मैंने क्वालिफाई किया, बीबीए ऑनर्स किया। बट जब मैंने बीबीए ऑनर्स ख़त्म किया तो देन आई रियलाइज कि यार आईटी में आप एक स्पेशलाइजेशन के साथ आप वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं जा सकते जो कि आपको एक्चुअली इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है। और मेरा फोकस वहाँ पे ज़्यादा हुआ कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ ही जाना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड, और एमबीए में जब मैं गया तो एमबीए मैंने स्टार्ट किया और एमबीए में बिजनेस मैनेजमेंट इंटेंसिव स्पेशलाइजेशन की बारी आई। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड रियलाइज्ड कि यार मुझे मेरी जो कोर स्किल्स बनती हैं या जो स्ट्रेंथ्स हैं, तो उनमें मुझे एचआर सूट करेगा, मेरे लिए मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, एचआर के बाद मुझे नंबर 2 पे लगता था कि आई एम गुड एट एनालिटिक्स एंड आई एम गुड एट नंबर्स, तो मैं फाइनेंस में भी आई कैन डू वेल।
अनफॉर्चुनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती थी जो HRM का मेजर्स, उसके 1 साल के बाद उन्होंने ऑफर करना शुरू किया। सो देन आई चोज फाइनेंस एज माई मेजर्स। अच्छा, दिस वॉज नॉट इन माई कंट्रोल कि मैं HR ऑफर ही नहीं हो रहा था तो मुझे फाइनेंस करना था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि उसने मुझे मेरे करियर में कितना हेल्प आउट किया, बिकॉज वो जो कैलकुलेशंस करने की, वो जो फाइनेंशियल लैंग्वेज पे बात करने की, डेटा एनालिसिस की और उन चीज़ों की हैबिट्स वहाँ पे डेवलप हुई। लेटर ऑन आई रियलाइज कि HR इज़ अ फंक्शन विच इज़ ऑल बेस्ड ऑन दोज एनालिटिक्स एंड डेटा। HR हम यस कोर्स HR में एक ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जो शायद सिर्फ फाइनेंस के प्रोफेशन में अगर आप रहें तो उसमें वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं रहता, लेकिन वो एलिमेंट आपको HR में दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी होती हैं। जो मेरी फर्स्ट जॉब के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे यूनिवर्सिटी से निकले हुए इट वाज ओनली अ मंथ, तो एक क्लासिफाइड एड्स का, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा हो, द न्यूज़ के साथ एक क्लासिफाइड एड्स का आता है, वो छोटा सा 3-4 लाइन्स का एक एडवर्टीजमेंट होता है। तो वहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट था जॉब का और उस पर कंपनी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। तो देन आई रियलाइज कि यार पता नहीं अब कंपनी कैसी है, बट आई थॉट कि नहीं यार, जो भी है मुझे भी इस वक्त एक्सपीरियंस गेन करना है, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं, एक्सप्लोर तो करें ऑप्शन है क्या। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, ईमेल किए, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। देन आई केम टू नो कि इट वाज अ जॉब इन इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो वहाँ पे मैं गया, इंटरव्यू हुए, एक 2-3 इंटरव्यूज़ हुए। उन इंटरव्यूज़ के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल की गई कि आप आएँ, आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू हुआ। फाइनल इंटरव्यू के बाद फाइनल इंटरव्यू में सिचुएशन ये थी कि द फाइनल इंटरव्यू वाज ऑन थर्सडे। तो मुझसे जब फाइनल इंटरव्यू के बाद जो वहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेस के HOD थे, उन्होंने पूछा कि तुम ज्वाइन कब करोगे। सो मेरी कैलकुलेशंस उसी तरह बच्चों वाली कैलकुलेशंस थी। मैंने कहा ओके, टुडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंजॉय करेंगे, मंडे से ज्वाइन कर लूँगा। सो ही आस्क्ड मी, नहीं कल ऐसा क्या खास कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, नथिंग स्पेशल। तो उन्होंने कहा फिर ज्वाइन टुमारो, एंड आई सेड फाइन। बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने इंटरव्यू में आई डिडंट इवन आस्क कि मेरी सैलरी क्या हो, बिकॉज मेरे लिए जो फर्स्ट जॉब थी दैट वाज मोर अबाउट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। सो मैंने उनसे पूछा भी नहीं। मुझे तब पता लगा कि मेरी सैलरी सेट हुई है जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। इससे पहले मुझे अपनी सैलरी का आइडिया भी नहीं था। आई डिडंट क्वेश्चन कि मेरी क्या सैलरी होगी। और जब मुझे सैलरी का पता लगा तो मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन की कि ओके, मेरे एक्सपेंसेस इसमें मीट हो रहे हैं, फाइन, बाकी रेस्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग। Wonderful, Kashif. Wonderful. Okay, Kashif, the one question that I would like to ask you, and that is, do you think that पाकिस्तान में ये रेफरेंस does counts? कि यार रेफरेंस होना बड़ा जरूरी है? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रेफरेंस मेरी नज़र में रेफरेंस अगर आपका हो भी तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको एक इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रेफरेंस, देखिए कॉर्पोरेट बिजनेसेस जो होते हैं दे आर हियर टू अर्न प्रॉफिट्स। अगर वो राइट जगह पे राइट एम्प्लॉइज को प्लेस नहीं करेंगे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी, आप खुद HR के हैं, आपने खुद के एक्सपीरियंसेस किए होंगे। जब अगर आप एज अ कंसल्टेंट भी काम करते हैं, हाउ मच लेवरेज डू यू हैव टू गिव अ रेफरेंस जहाँ पे आपका कैंडिडेट आपको पता है कि वीक है, आप कभी वो कैंडिडेट को एम्प्लॉयर की तरफ आप कितना पुश कर सकते हैं। जो आपका क्लाइंट है वो आपसे कहेगा कि मुझे कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। एम्प्लॉयर की हमेशा कोशिश होती है, देखिए रेफरेंस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन रेफरेंस का मतलब यह है कि आप अपनी स्किल्स तो शो करें, आप अपना जो आप में स्ट्रेंथ्स हैं वो तो शो करें। अगर आप उस जॉब की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल कर रहे हैं तो रेफरेंस इज नथिंग बैड। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ का ख्याल ये है कि हम रेफरेंस के बगैर चल ही नहीं सकते। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मैंने सिर्फ उस एड पे एक ईमेल पे अप्लाई किया एंड आई रिसीव्ड कॉल, और उस पे मेरे इंटरव्यूज हुए, काफ़ी सीरीज, इट वाज अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। लेटर ऑन जो मेरी दूसरी जॉब थी, तीसरी जॉब थी, वहाँ पे मेरी कोई जॉब ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं ये कह सकूँ कि जी मुझे रेफरेंस पे जॉब मिली। इवन लकी सेमेन, हाईमॉन, इवन दिस माय करंट रोल, इन सब जगहों पे ये जॉब्स जो हैं हेड हंटर्स ने रिकमेंड किया, एक पैनल रिकमेंड किया, उसमें
आफ्टर व्यूइंग माय प्रोफाइल और वो सारी डिस्कशन, इंटरव्यूज, वो सब के बाद उन्होंने रिकमेंड किया और उन इंटरव्यूज में फिर मैंने परफॉर्म किया। सो रेफरेंस अगर आपका है भी तो रेफरेंस इज ओनली देयर कि आपको इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंचा दे। इससे ज्यादा रेफरेंस आपको हेल्प आउट नहीं करता। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे हम सीरियस जॉब्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रेफरेंसेस सिर्फ आपको इतनी ही हेल्प करते हैं। Wonderful, Kashif, wonderful. अच्छा Kashif, you're an HR professional, so what do you love about your job? क्या सबसे ज्यादा पसंद है? देखें, एज एन HR प्रोफेशनल, जो अभी आपने मुझे रेफरेंस वाली बात की ना, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मैं बगैर रेफरेंस के भी लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ला रहा हूँ। सो वो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो रेफरेंस आ भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर वर्किंग विदाउट रेफरेंस। हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, और आप उनके लिए कुछ बेहतर सोच रहे होते हैं, उनके लिए कुछ कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि हमारी एफर्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हों या उस तरह उनको अप्रिशिएट किया जाए या इवन एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन एटलीस्ट जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं और उनका एक इन्फ्लुएंस होता है लोगों की ज़िंदगियों में। प्लस अगर आप मेरा लेटर हाफ देखें जो मेरे करियर का रहा है, तो उसमें मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की, जिनमें एक लीडरशिप डेवलपमेंट एंड सक्सेशन स्ट्रेटजिस्ट किया और दूसरी लाइफ कोच किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोचिंग के तौर पे या एज अ ट्रेनर मैं लोगों को कुछ नई चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, या नई चीज़ों से ज़्यादा मैं उनको हेल्प आउट कर रहा होता हूँ कि वो खुद को समझ सकें, खुद को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये चीज़ मुझे अपने HR के करियर में सबसे ज़्यादा वंडरफुल। अच्छा काशिफ, अभी हम टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे, बट एक क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क टू यू। अच्छा, हर एक की जिंदगी में एक डिफिकल्ट वर्स्ट टाइम जो है वो आता है और उसको लगता है यार कि ये मेरी जिंदगी रुक गई है, अब जिंदगी आगे चलेगी नहीं। हालांकि वो होता है टेम्परेरी फेज है, गुजर जाना होता है। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा वक्त आया जिससे आपको लगा हो कि यार जिंदगी रुक गई है, और अगर आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? Even last night, Hassan, I was walking with my wife और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा था, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा हिकअप्स हर जॉब में 2-3 दफ़ा ऐसे मेरे साथ हुआ। बट यू राइटली सेड कि इट्स अ टेम्परेरी फेज। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब वो फेज चल रहा होता है तो उसमें से समझना हमारे लिए मुश्किल होता है कि यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं। उन फेजेस के बाद हमेशा एक जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है कि अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, ऑलवेज वेरी काइंड, और जब भी इस तरह का फेज आया है तो उसमें उससे ज़्यादा बेहतर जगह पे मैं गया हूँ, या उससे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए ज़िंदगी हो गई है। और उसमें चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, जब भी चैलेंजेस आए हैं उन चैलेंजेस के बाद ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है और उसमें मुझे बहुत लेसन्स मिले। देखिए, जो बैड फेज होता है उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप फेज में गुजर जाना है, आप उसमें से लेसन क्या लर्न करते हैं और आप अपने आप पे डेवलपमेंट पे कितना काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि आप समझें कि आप उस फेज में फंसे क्यों। कई दफ़ा वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्यों फंसे, आपको क्या चीज़ किस तरह से डिफरेंटली करनी चाहिए थी। देखिए, जब वो फेज़ ख़त्म हो जाए स्पेशली, तो उसके बाद एनालाइज करें कि क्या मैं कुछ डिफरेंट करता तो ये फेज़ ये फेज़ ख़त्म हो सकता था या अवॉइड हो सकता था, और अगर अवॉइड नहीं हो सकता था तो एटलीस्ट मैं इस फेज़ में बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकता था। सो एट टाइम्स आपको ये इस तरह की, और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ से लर्न करें। जो बैड फेज़ होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाता है। यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा वन ऑफ माई मेंटोर्स। he once said, I was annoyed with one of my boss, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी। ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई मेंटोर। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई, कहते हैं देखो, जो कुछ बॉसेस होते हैं जिनसे आपको ये सीखना होता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड इन सर्टन सिचुएशंस, और बैड बॉसेस होते हैं उनसे आपको ये सीखना होता है कि हाउ नॉट टू रिस्पॉन्ड इन बैड सिचुएशंस, इन सर्टन सिचुएशंस। तो this is important. Great, wonderful. What a session it is. Mashallah, great. Inspirational story, the Kashif Javed. अच्छा काशिफ, अभी हम डिस्कशन करते हैं जो हमारा टॉपिक है, एंड दैट इज व्हाट करियर इज राइट फॉर मी। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन दैट जो रिलेटेड टू टॉपिक है, दैट इज हाउ यू कैन डिफाइन करियर, दैट व्हाट इज करियर?
देखिए करियर को नॉर्मली हमारे यहाँ जो है प्रोफेशनल फील्ड ही हम समझते हैं कि जी इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड जहाँ पे आप एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आपके जो भी यंग ग्रेजुएट होता है उसका इधर अगर वो एंटरप्रेन्योर भी है तो एंटरप्रेन्योर के भी कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अच्छा इस लेवल तक मैं जाना चाहता हूँ। करियर इज़ योर अ फील्ड और योर चॉइसेस जो आपकी स्ट्रेंथ्स की बेस पे आप लेते हैं। मोस्टली आप स्ट्रेंथ्स की बेस पे लेते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कुछ यंग लोग हैं वो उसमें भी छोड़ देते हैं क्योंकि जो भी किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा। करियर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस जहाँ पे आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए अपने और फिर करियर जो आप शुरू में डिफाइन करेंगे अपने लिए वो शायद जब आप रिटायर हो रहे होंगे या रिटायरमेंट एज की तरफ होंगे आपको पता लगेगा कि वो करियर उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया जो आपने शुरू में प्लान किया था। बट दैट इज़ द करियर। जो करियर आपका अडेप्टिव करियर होना चाहिए जहाँ पे आप साथ साथ चेंजेस कर सकें, गोल सेट कर सकें, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म आप गोल सेट करें और उन गोल्स को अचीव करते हुए एक्सेल करें। देखिए करियर इज समथिंग जहाँ पे आपको सक्सेसफुल करियर वो होगा जहाँ पे आपको एट द एंड पता लगे कि यस आई हैव कंट्रीब्यूटेड व्हाट आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा काशिफ, जो सेकंड क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर वो ये है कि हम करियर का स्टार्ट तो कर लेते हैं, उसके बाद हम कंफ्यूजन हमें ये आ जाता है यार कि यार कहाँ अपना करियर मूव करूं, मतलब कोई ऐसा करियर जो मुझे बता दे कि यार इसमें स्कोप है, 5 साल के बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों को कि जो ये कहते हैं यार कि जी किस करियर में ज्यादा स्कोप है, वो आप बताएं। देखें हसन, इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखें आपको अगर सर्च करना है ना कि आप किस करियर में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आप एक गूगल में सर्च करें, आपको आज लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स ने प्रोफेशनल वेबसाइट्स ने प्रोजेक्शंस दी हुई हैं कि आज कौन से करियर्स में आप सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं ऑन एवरेज और कौन से करियर्स हैं जो आज से 10 साल बाद बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, कौन से 20 साल बाद ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे। वो तो एक सिंपल क्लिक पे आपको मिल जाता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आप आज की बात करें, आज के ज़माने में अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे स्पेशली जो यूथ है वो डेटा साइंसेस की तरफ जाना चाह रही है। डेटा साइंस आप एक बज़वर्ड सुनते हैं और उसकी तरफ सारे फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। देखिए यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो करियर चूज करें जहाँ पे आपको स्कोप नज़र आ रहा हो, बट उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जिस करियर को आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं क्या वो करियर आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनसे मैच करता है, उनसे अलाइंड है या नहीं है। और देखिए हम जॉब के लिए भी जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हम कल्चरल फिट देख रहे होते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कल्चरल फिट है या नहीं है। इसी तरह करियर में और इंडिविजुअल में वो एक फिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंडिविजुअल ऐसा है जो आर्टिस्टिक माइंड का बंदा है और वो डेटा साइंस में चला जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे और ही और शी मे नॉट बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट करियर। ऑन द कॉन्ट्ररी वही आर्टिस्टिक बंदा अगर आर्ट्स रिलेटेड कोई करियर चूज करेगा तो मे बी वो उसमें जो उसकी एक्सपर्टीज है उस तक वो पहुंच सकेगा, लेकिन डेटा साइंस के करियर में जो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है वहां पे शायद वो स्ट्रगल करेगा। सेकेंडली, अगर आप समझते हैं कि कोई भी करियर आपने चूज कर लिया फॉर व्हाटएवर रीजन, उसके बाद उसकी निटी-ग्रिटीज़ को समझने की कोशिश करें, उसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करें और उसमें समझने की कोशिश करें कि आज आप जिस स्टेज पे हैं, आपने आगे जाने के लिए आपको क्या स्किल्स आपको ज़्यादा हासिल करनी पड़ेंगी और उन पे काम करना पड़ेगा। उन स्किल्स पे फोकस करें। आजकल इट्स अ स्ट्रेंथ बेस्ड वर्ल्ड, तो आपको अपनी स्किल्स पे करना है। वीकनेसेस ऑफ कोर्स आपको कवर अप करनी है, बट आप जितना अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर सकेंगे आपको उतना अपने करियर में फायदा होगा। वंडरफुल वंडरफुल काशिफ। अच्छा काशिफ, जो अगला सवाल है वो ये है कि देखिए मेरी पुप्पो का बेटा MBA कर रहा है, मैं भी MBA करूंगा या करूंगी। मेरी खाला की बेटी BCom करी है, मैं भी BCom करूंगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि मतलब मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो फिर मैं भी ये करूंगा ये करूंगी। तो आप इस करूंगा या करूंगी किसी को देख के मतलब मैं वैसा बनना चाहूं और वो करियर शायद उसके लिए ठीक हो सकता है या मेरे लिए ठीक नहीं हो सकता, तो आप ऐसे बच्चों को
क्या एडवाइस करेंगे कि उनका एप्टीट्यूड या एटीट्यूड जिस तरह को उस तरफ जाए? क्या कोई ऐसे टेस्ट पाकिस्तान में हैं जिससे बच्चे को ये पता चल सके यार कि ये वाला जो करियर है ये मेरे लिए बेस्ट है? हमने अक्सर देखा है, आप भी एचआर में हैं, मैं भी एचआर में हूँ, हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात पेरेंट्स से सुनते हैं, वो ये कहते हैं यार कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अच्छा, कोई पर्टिकुलर कोर्सेज है उसके बारे में है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है शायद उस बच्चे को हम नहीं देते, तो उसके ज़हन में ये आता है कि यार कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर मुझे यही बनना है। तो आप ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना करियर स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि क्या जब उनके फैमिली में कुछ लोग एमबीए कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उसको देख के वो उस तरह अपना करियर स्टार्ट करें या वो सिलसिले में क्या करें? जी काशिफ। हसन, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग भी जब हम इस स्कूल एज में या कॉलेज एज में थे तो हमें भी यही पता लगता था कि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, यही दो करियर्स हमारे सामने होते थे। देखिए, एक तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तो आजकल काफ़ी सारे स्कूल्स ने करियर काउंसलिंग, जो करियर काउंसलर्स हैं उनको भी हायर कर लिए और वो बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं। बट देखिए, इट्स अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नाउअडेज। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने लिए क्या सीखना है, ये इंडिविजुअल पे आ जाती है। अब ये एक्सक्यूज नहीं रह जाता, इवन अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को गाइड करें कि यार इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो और कहाँ पे आपको आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मेरा बेटा जो है, ही इज़ इन ग्रेड 6 राइट नाउ। वो एटलीस्ट 10 चीज़ें चेंज कर चुका है बचपन से। मुझे हर दफ़ा बताता है कि बाबा आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दिस, एंड आई एम ऑलवेज लाइक कि अच्छा जो बेटा आपका दिल करता है कर लो। फ्यू डेज बैक वो मुझे एक दिखा रहा था, उसने यूट्यूब पे सर्च किया और उसने एक गेम डिज़ाइन की अपने लैपटॉप पे, टैबलेट पे, डिज़ाइन करके वो डेवलप करके वो मुझे शो कर रहा था कि ये गेम मैंने बनाई है। अब वो उसने वहाँ पे वो बनाया, उसके बाद वो जब उसने गेम बनाई तो उसको फिर वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, तो फिर मुझे बताने आया कि मैंने आज फलान लैंग्वेज के ये लेक्चर सीखे सुने और मैंने ये सीखा है, ये देखें, ये मैंने छोटा सा ये पैच बनाया। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमें अब बच्चों को अलाउ करना पड़ेगा कि वो एक्सप्लोर करें और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें। इस हवाले से एक बहुत अच्छी जो आपको फैसिलिटी आजकल इंटरनेट की एक्सेस क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास होती है, इंटरनेट पे आपको जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मूक्स डिफरेंट जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं। देखिए, मकसद ये नहीं है कि आपने उन कोर्सेज से सर्टिफिकेट्स लेने हैं या क्या लेना है। मकसद ये होना चाहिए कि उन कोर्सेज से आप ये लर्न करें कि उनकी कोई भी फील्ड है तो उसका मकसद क्या है। बेसिक कोर्सेज भी अगर वो 2-3 ले लेंगे ना, तो वो उसका उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फील्ड है क्या और क्या वो कर सकते हैं, क्या उनमें वो पैशन डेवलप होता है उस चीज़ को समझने के बाद कि बाकी ये फील्ड दिस इज़ फॉर मी। वंडरफुल काशिफ। अच्छा काशिफ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि मैं आपसे जो पूछूं, लेकिन आई नो दैट कि यू आर आल्सो हैविंग सम कमिटमेंट्स, तो मे बी शायद 5 मिनट हम शायद ऊपर चले जाएं सेशन को लेके, बट इफ यू आर अवेलेबल देन वी कैन डू दैट। श्योर। अच्छा काशिफ, असल में जो हमारे जो ये यूथ है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना डरते बहुत है और डरते हैं, घबरा जाते हैं लिटरली। मतलब इंटरव्यू की कॉल आती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वेन्यू के पास पहुंचते हैं तो उनको लगता है शायद यार कोई वहाँ पे कोई विलन बैठा हुआ है, आई मीन कोई ऐसा बंदा बैठा है जो उनको खा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा नहीं है। बड़ी जबरदस्त बातें आपने की और रियल टाइम सिचुएशंस जो हैं वो आपने शेयर की। तो आई वुड आस्क, अभी एक हमारे साथ हमें लाइव सेशन में देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन भी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये पूछें कि 2 क्वेश्चन उन्होंने किए। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें आगे जो है वो सेशन को रैप अप भी करना है। तो काशिफ, ये जो बच्चों में डर और खौफ आ जाता है, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दिया करता हूँ कि जब हम छोटे थे तो बचपन में ना हमें अक्सर ना, जब हम सीढ़ी चढ़े होते थे तो ऊपर से हमें ना आवाज आती थी कि ऊपर ना आना, ऊपर बाऊ है, ऊपर ज़ोंबी है। तो वो जो डर खौफ है ना वो हमारे दिल में ना और दिमाग में बिठा दिया जाता है, वो हमें जिंदगी के हर प्रोफेशन में हमें वो तंग करता है। तो व्हाट पर्सनली डू यू थिंक, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है या फिर आप रेस्टलेस हो जाते हैं,
आप क्या एडवाइस करते हैं ऐसे बच्चों को कि वो इस डर को, इस खौफ को कि यार मैं कहीं मतलब फेल ना हो जाऊं, मतलब इतने 10 लोग आ रहे हैं, मैं तो 11वां हूँ, तो 10 लोग भी तो हैं, तो फिर मेरा तो चांस बिल्कुल कम होगा। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो बच्चे हैं हमारे, वो ये डर खौफ जो है वो खत्म कर लें? प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू हसन। हसन, फॉर्चुनेटली मुझे जब मैं लकी सीमेंट के साथ काम कर रहा था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लंदन की यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़, नॉट लंदन, उसमें लीडिंग उनकी 5-6 यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें कैंपस ड्राइव्स की हमने। तो उनके स्टूडेंट्स में जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो मेन डिफरेंस मैंने नोट किया, वो यही एक कॉन्फिडेंस का फैक्टर था। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती थी कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट वट एवर दे फील वो उसको कह देते हैं, वो उससे हेजिटेट नहीं करते, वो डरते नहीं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत जगहों पे वो सही होते हैं, लेकिन वो इस डर से नहीं कहते कि शायद मैं गलत ना हो जाऊं। तो एटलीस्ट एक्सप्रेस करें। देखिए, जहां पे आपने डर की बात की कि डर को ओवरकम कैसे करना है, डर को ओवरकम करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप जितना आपको डर है ना, उससे ज्यादा प्रिपेयर हो जाओ। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितनी मैक्सिमम आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप सबसे पहले तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। जो जिस रोल के लिए जा रहे हो, उस रोल की जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो इंफॉर्मेशन ले लो उस रोल से। क्योंकि जो स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वो अगर यंग बच्चे हैं तो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है डिफरेंट चीज़ों का, तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज अपना उस रोल से रिलेटेड रिवाइज कर लें एटलीस्ट। उसके बाद जब इंटरव्यू पे आप जाने लगते हैं, तो इंटरव्यू पे जाने से पहले देखें, कॉन्फिडेंस जो है ना, वो छोटी-छोटी, कोई एक चीज़ नहीं है जो कॉन्फिडेंस आपको देता है। कॉन्फिडेंस के लिए छोटी-छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ड्रेस अप योर बेस्ट। जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई स्पेसिफिक आप पहने, लेकिन आपको अच्छा लगना है, जो आप समझते हैं कि दिस इज माय बेस्ट, जो आपको देखें। ये चीज, इसका फायदा क्या होगा, इंटरव्यू पे तो जो इंप्रेशन पढ़ना है वो पढ़ना है। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि जी आप कॉन्फिडेंट होंगे कि अच्छा यार, मैं, हाँ, नहीं, आई एम गुड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना एज अ नेशन भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और हमें लगता है कि बाकी सब हमसे बेहतर हैं। और जबकि हम इवन, मैं जिस समय मैंने अभी आपको बताया कि मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी कैंपस ड्राइव्स की, वी आर नॉट लेस देन एनीवन। और सिर्फ मसला वही है कि हम खुद पे यकीन नहीं कर रहे होते। तो हम अगर अपना होमवर्क सही तरीके से कर लें, तो वो आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है, जो आपके इस डर को अगर खत्म नहीं करेगा तो एटलीस्ट काफी हद तक कम जरूर कर देगा। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, मैं आपसे ही शेयर करता चलो कि मैं रिक्रूटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 40 है, तो 15 इयर्स में बड़े इंटरव्यूज किए हैं लिटरली। तो एक इंटरव्यू मैंने किया, मुझे याद है, देयर आर टू बॉयज एंड एक जो था ना लड़का, एंड वो ना उसका कॉन्फिडेंस जो था वो ठीक नहीं था। तो मैंने उसका इंटरव्यू किया, तो मेरा जो सब ऑर्डिनेट था, उसने कहा सर इसके साथ ना एक और आया हुआ है, तो उसका भी इंटरव्यू कर ले। तो मैंने कहा यार स्केड्यूल तो तुमने एक बंदे का किया हुआ है। कहता नहीं सर, उसके साथ कर ले, मुझे बेहतर लग रहा है। तो मतलब वो थोड़ा सा एक मिलते हुए थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। तो मैंने उसको बुलाया, तो उस बंदे को हमने, उस बच्चे को हमने कहा यार ठीक है, तुम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसने सारा अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंटरव्यू में पूछा, वो अपना सीवी साथ लेकर आया हुआ था। तो हमने उसका सीवी लेकर वो इंटरव्यू का प्रोसेस पूरा किया। तो बाद में ना मैंने उससे पूछा कि यार ये तुम माशाल्लाह, तुम्हारा बड़ा कॉन्फिडेंस और ये सारी चीजें इस तरह से कैसे है? कहते सर देखिए, जॉब होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने कहा अच्छा वो क्यों? कहते सर देखिए, मैं ना टेंशन नहीं लेता, मैं कोई परेशानी जो है ना वो अपने सर पे सवार नहीं करता। अब देखिए ना, मेरा दोस्त मेरे साथ आया हुआ है, वो हर दफा मुझे यही कह रहा है कि यार मैंने नहीं होना, मैंने नहीं होना, मैंने नहीं होना। तो लिटरली वो नहीं हुआ। तो एग्रीड, यू आर राइट, यू आर परफेक्टली राइट काशिफ की जी, कि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार मैंने नहीं होना, या मेरे साथ ये होना है, मेरे साथ ये होना है, फिर तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है अच्छा चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो ठीक है, अगर नहीं होना तो फिर नहीं होना, और अगर होना है तो होना है। तो वो एग्रीड, वंडरफुल, आई मीन वंडरफुल सेशन। आप बहुत जबरदस्त और बहुत मैं समझता हूँ फ्रूटफुल डिस्कशन आपके साथ जो है रही। मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता चलूं कि मुझे याद है कि I'm old Ravian,
तो जिस दिन गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मेरा लिस्ट में नाम आया तो मुझे सारी रात जो है वो नींद नहीं आई, लिटरली आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑन दैट टाइम, और मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। और अब क्लैरिटी क्या थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। मुझे याद है कि मेरी एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के पास से हम गुजरे तो कार, उन्होंने कहा कि हसन तो ना इस कॉलेज में ना एडमिशन लेना है। तो मेरे ज़हन में पता भी नहीं था, मैंने कहा यार पता नहीं है बहुत कोई जबरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। तो मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एम बना लिया लाइफ का कि यार मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ने की, तो कि मैं समझता हूँ कि गेम चेंजर था आपके करियर में। आप बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ने ऐड की। तो काशिफ अगेन सिर्फ क्वेश्चन जो है वो करना चाहूंगा, द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई एम स्टिल गेटिंग क्वेश्चंस ऑन माय व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन ऑन फेसबुक एज वेल। तो पूछिए काशिफ, कवर लेटर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है? आई मीन कवर लेटर क्या हमें जो है वो ईमेल के साथ अटैच करके भेजना चाहिए? अच्छा, मैं ये भी ऐड करता चलूं जो हमें लोग देख रहे हैं कि देखें आपका जो ईमेल है ना वो प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, या एटलीस्ट कोई ऐसा नाम रखें जो कि डिसेंट नाम हो। यकीन माने shida_pastol@hotmail.com, candy@of yahoo.com, आई मीन इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमें प्रोफेशनल्स को देखने को मिले हैं कि मैं शायद बता ना सकूं आपको। तो लिटरली वो एक जो कैंडिडेट का जो एक इमेज है वो रिक्रूटर या एचआर प्रोफेशनल के सामने वो डिफरेंट तरीके से जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। आई नो कि जब हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया काशिफ, और आपने याद होगा तब तो खैर फेसबुक पे नहीं था, लिंक्डइन में नहीं था, और कुछ होता था उस टाइम पे और वही यूज करते थे। तो और देयर वाज अ गैप जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर का और जो यूनिवर्सिटीज का जो गैप था कॉर्पोरेट का और जो लिंक्डइन मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच में वो बहुत ज्यादा था। है आई थिंक सोशल मीडिया ने वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कवर किया। तो क्वेश्चन ये है कि जो कवर लेटर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जी देखिए, कवर लेटर जो है वो आपकी प्रोफेशनलिज्म बताता है। पहली चीज़ तो जिस तरह आपने ईमेल पे कहा ना कि वो एड्रेस एक प्रोफेशनल एड्रेस होना चाहिए, विच कुड बी योर नेम। आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम को आगे कर दें, डॉट लगा दें, वो दैट इज़ प्रोफेशनल। उसके बाद पहली चीज़, कवर लेटर से भी पहली जो चीज़ है, एक ईमेल मल्टीपल रिक्रूटर्स को प्लीज़ मत भेजें। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। जब आपने अप्लाई करना है तो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है उसका सब्जेक्ट में मेंशन करें और उसी रिक्रूटर को भेजें जिसको आप भेजना चाह रहे हैं। वो कॉपी में करके और बहुत सारे लोगों को एड्रेस एक ही ईमेल चली जाती है, वो इट्स अ जंक, वो यूजलेस ईमेल होती है। सेकेंडली, कवर लेटर देखें, अगर तो आपने ईमेल के साथ कवर लेटर अटैच करना है और ईमेल में बस लिख देना है कि प्लीज फाइंड अटैच माय सीवी एंड कवर लेटर, तो उससे बेहतर है कि आप कवर लेटर अटैच ना करें। इट्स बेटर कि आप एक अच्छी वेल ड्राफ्टेड ईमेल लिख दें। देखें, द डेज हैव चेंज्ड। जो ईमेल है आपकी, दैट इज एक्चुअली योर कवर लेटर। सीवी तो आप उसके साथ अटैच करेंगे, तो वो जो ईमेल है दैट सर्व्स एज अ कवर लेटर, उसको प्रॉपर्ली प्रोफेशनली लिखें और उस जॉब से रेलेवेंट लिखें जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज इनफ। हाँ, अगर आप कहीं पे जो हार्ड कॉपी अगर आप कहीं पे भेज रहे हैं तो फिर दैट मेक सेंस कि आपने उसके साथ एक फॉर्मल कवर लेटर लगा दिया। बट कवर लेटर जो एक प्रॉपर कवर लेटर होता है वो आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपका इंटरेस्ट, आपका इस जॉब के लिए आपकी एक्साइटमेंट शो कर रहा होता है। सो रिक्रूटर के लिए ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। Wonderful, Kashif. Now I'm going to conclude the session. It was a wonderful experience. और आज आपके साथ डिस्कशन करके यकीन माने एक मोटिवेशन और एक एनर्जी जो है वो मिल गई है। और I'm pretty much श्योर कि जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड किया और बाद में भी जो लोग देखेंगे, it is going to be a wonderful session for them also, for each other. And I think that कि काशिफ ने आज हमें जो बताया कि वो career is best for me, almost covered everything, और so it was a wonderful experience। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस सेशन से बहुत कुछ सीखेंगे। इन द एंड जितने भी स्टूडेंट्स या जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक शेर के साथ मैं इस सेशन का इख्तिताम करूंगा, और वो ये है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा।
तो डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो